दोस्तों, जब आईपीएस मैडम 7 साल बाद अपने घर लौट रही थीं, अपने बाप को स्टेशन पर इस हालत में देखकर घबरा गई। स्टेशन पर भीड़ थी, कुछ यात्री भागते हुए, कुछ कुल्ली सामान उठाते हुए, कुछ भिखारी प्लेटफॉर्म पर अपनी जगह जमाए हुए, वहीं पुराने सीमेंट के बेंच और वहीं पान की दुकान। लेकिन आईपीएस प्रियंका की नजरें एक ही दिशा में घूम रही थीं, वो चेहरा जिसे उन्होंने 7 साल से नहीं देखा था। फिर अचानक उसकी नजर एक कोने में पड़ी। एक दुबली पतली, धूल धूसरित, फटी हुई धोती और झुकी कमर वाला बूढ़ा आदमी, जिसकी आंखें गुमसुम थीं। उसके सामने एक पुराना कटोरा रखा था और पास में एक गंदा थैला। कोई उसकी तरफ देख भी नहीं रहा था, जैसे वो इस भीड़ का हिस्सा ही नहीं था। पर प्रियंका ने उसे देखा। वो उनके पापा थे, रघुनाथ चोपड़ा। एक पल के लिए उसकी सांसें थम गईं। गले में कुछ अटक गया। वो वहीं रुक गईं, जैसे किसी ने जमीन से बांध दिया हो। उन्होंने अपनी आंखों को रगड़कर देखा। क्या ये वही आदमी है? क्या वाकई उनके पापा अब भीख मांग रहे हैं? वो धीरे धीरे उस ओर बढ़ी। हर कदम भारी लग रहा था दोस्तों। फिर जो हुआ, उसको जानने के लिए वीडियो में अंत तक बने रहना दोस्तों। गाड़ी जैसे ही प्लेटफॉर्म नंबर 3 पर धीमी पड़ी, एक हल्की सी धड़कन उसके सीने में उभरी। वर्षों बाद वह इस स्टेशन पर लौटी थी। वही प्लेटफॉर्म, वही पटरियां, वही आवाजें, लेकिन अब नजरिया बदल चुका था। ट्रेन की खिड़की से झांकती आंखें अब किसी बेटी की नहीं, बल्कि एक तेज तर्रार आईपीएस अधिकारी की थीं, प्रियंका चोपड़ा, जिन्होंने पूरे राज्य में अपने तेज निर्णय, ईमानदारी और हिम्मत से एक अलग पहचान बनाई थी। उनकी बगल में बैठी महिला ने पहचानते हुए धीरे से कहा, मैडम, क्या आप वही हैं? टीवी पर देखे हैं आपको। प्रियंका ने एक विनम्र मुस्कान के साथ सिर हिलाया। उनके भीतर एक तूफान चल रहा था, जिसे वो दिखाना नहीं चाहती थीं। ये वो शहर था जहां उनका बचपन बीता था, जहां उनके पापा रघुनाथ चोपड़ा स्कूल में गणित पढ़ाते थे और मां बचपन में ही एक बीमारी के कारण चल बसी थीं। यही स्टेशन था जहां से उन्होंने दिल्ली के लिए रवाना होकर यूपीएससी की तैयारी शुरू की थी। और अब जब वो लौट रही थीं, तो सम्मान के साथ नहीं, बल्कि सवालों से भरे मन और आंखों में एक भारीपन लेकर। उनके कदम जैसे ही प्लेटफॉर्म पर पड़े, वर्दी में चमक नहीं थी, सादी साड़ी में, सामान्य यात्री की तरह, बिना किसी स्वागत के, बिना पुलिस सुरक्षा के। वो चाहती थीं कि किसी को खबर न हो कि वो आ चुकी हैं, क्योंकि उन्हें पहले देखना था, जानना था अपने पापा को। स्टेशन पर भीड़ थी, कुछ यात्री भागते हुए, कुछ कुल्ली सामान उठाते हुए, कुछ भिखारी प्लेटफॉर्म पर अपनी जगह जमाए हुए, वहीं पुराने सीमेंट के बेंच और वहीं पान की दुकान। लेकिन प्रियंका की नजरें एक ही दिशा में घूम रही थीं, वो चेहरा जिसे उन्होंने 7 साल से नहीं देखा था। फिर अचानक उसकी नजर एक कोने में पड़ी। एक दुबली पतली, धूल धूसरित, फटी हुई धोती और झुकी कमर वाला बूढ़ा आदमी, जिसकी आंखें गुमसुम थीं। उसके सामने एक पुराना कटोरा रखा था और पास में एक गंदा थैला। कोई उसकी तरफ देख भी नहीं रहा था, जैसे वो इस भीड़ का हिस्सा ही नहीं था। पर प्रियंका ने उसे देखा। वो उनके पापा थे, रघुनाथ चोपड़ा। एक पल के लिए उसकी सांसें थम गईं। गले में कुछ अटक गया। वो वहीं रुक गईं, जैसे किसी ने जमीन से बांध दिया हो। उन्होंने अपनी आंखों को रगड़कर देखा। क्या ये वही आदमी है? क्या वाकई उनके पापा अब भीख मांग रहे हैं? वो धीरे धीरे उस ओर बढ़ी। हर कदम भारी लग रहा था। याद आया वो कैसे उनके हाथ पकड़कर स्कूल तक छोड़ने जाते थे, हर संडे को साथ बैठकर समोसे खिलाते थे। वो पापा जो हमेशा कहते थे, बेटा, सम्मान सबसे बड़ा धन है, अगर हाथ फैलाना पड़े तो समझो जिंदगी हार गई। अब वही पापा सामने हाथ फैलाए बैठे थे। बाबूजी, शब्द गले में अटक गए। वो पास पहुंची, घुटनों के बल बैठीं। बाबूजी, ये मैं हूं, प्रियंका। बूढ़े ने सिर उठाया। धुंधलाती आंखें कांपती पलकों के पीछे से झांकीं। एक क्षण को कुछ नहीं बोला, फिर चेहरा थोड़ा और पास किया। फिर अचानक उसकी आंखें भर आईं। प्रियंका, वो बुदबुदाया। प्रियंका ने उनका हाथ पकड़ा। वो कांप रहे थे, इतने कमजोर, इतने अकेले, जैसे सालों से किसी ने छुआ तक ना हो। आप यहां इस हालत में? प्रियंका के गले से सिर्फ यही निकल सका।
रघुनाथ ने एक फीकी हंसी के साथ कहा, अब तू आ गई है ना, अब सब ठीक हो जाएगा। प्रियंका उन्हें लेकर एक होटल गई, कपड़े दिलवाए, खाना खिलाया, मगर मन में सवालों की बाढ़ थी। यह हुआ कैसे? क्यों हुआ? पापा, आपने मुझे कभी बताया नहीं, आपने क्यों नहीं बुलाया? प्रियंका ने थरथराती आवाज में पूछा। रघुनाथ कुछ पल चुप रहे, फिर बोले, तू बड़ी हो रही थी, उड़ रही थी। मैं बोझ नहीं बनना चाहता था। पहले लगा कि कुछ दिन में सब ठीक हो जाएगा, पर कुछ भी ठीक नहीं हुआ। जब मैं स्कूल से निकाला गया तो पेंशन भी बंद हो गई, फिर घर भी बिक गया, और फिर लोग बातें करने लगे कि एक आईपीएस की बेटी और बाप सड़क पर। मुझे शर्म आती थी। प्रियंका की आंखों से आंसू बह निकले। आपने कभी हार नहीं मानी थी पापा, फिर यह सब कैसे हुआ? मैंने हार नहीं मानी बेटा, मैंने सिर्फ लड़ना छोड़ दिया था, क्योंकि मेरे पास अब कोई हथियार नहीं था। प्रियंका ने उनका हाथ थामा। अब आपकी बेटी लौटी है बाबूजी, अब वो लड़ेगी, और जिन लोगों ने आपको यहां पहुंचाया है उन्हें जवाब मिलेगा। ये वर्दी अब सिर्फ कानून नहीं, इंसाफ है, और आपकी इज्जत मेरी पहली जिम्मेदारी। उस रात प्रियंका ने निर्णय ले लिया था। अब ये सिर्फ एक वापसी नहीं थी, ये एक न्याय यात्रा की शुरुआत थी, जहां बेटी अब पिता के लिए खड़ी होगी, उस सिस्टम के खिलाफ जिसने ईमानदारी को सजा बना दिया। रात गहरी हो चुकी थी। होटल के छोटे से कमरे में रघुनाथ सो चुके थे, लेकिन प्रियंका की आंखों में नींद का नामो निशान नहीं था। खिड़की से बाहर देखती हुई वह सोच रही थी कि कैसे एक शिक्षक, जिसने जिंदगी भर दूसरों को रास्ता दिखाया, खुद अंधेरे में भटकने पर मजबूर हो गया। और यह सब उस गांव में हुआ जहां हर किसी ने रघुनाथ सर से पढ़ाई की थी। वही लोग जिन्होंने कभी उन्हें आदर से देखा था, अब शायद पहचानने से भी इनकार कर देंगे। उसने निश्चय कर लिया था, अगली सुबह वो गांव जाएगी और सबसे पहले वो घर देखेगी, जिसे उसके पिता ने बनाया था और जिस पर अब किसी और का नाम लिख दिया गया था। सुबह हुई तो प्रियंका ने वर्दी नहीं पहनी। फिर से एक सादी साड़ी, साधारण जूते, एक दुपट्टा और आंखों पर चश्मा, ताकि कोई पहचान न सके। लेकिन इस बार वह अकेली नहीं थी। उसके साथ था नीरज, एक ईमानदार, वफादार सब इंस्पेक्टर, जो उसकी पोस्टिंग के पहले दिन से उसका सहयोगी बना था। मैडम, ये मामला बहुत गहरा है। विक्रम यादव नाम है उस आदमी का जिसने आपके पापा की जमीन हड़पी। पूरे इलाके में उसका दबदबा है, नीरज ने गाड़ी चलाते हुए बताया। मैं जानती हूं नीरज, प्रियंका ने दृढ़ता से कहा, लेकिन वो कौन था और क्या है, इससे फर्क नहीं पड़ता। जो गलत हुआ है उसका हिसाब देना पड़ेगा, चाहे वो कितनी भी ऊंची कुर्सी पर क्यों ना बैठा हो। गाड़ी जैसे ही गांव की सीमा में दाखिल हुई, प्रियंका की धड़कनें कुछ तेज हो गईं। ये वही रास्ता था जहां बचपन में वो साइकिल से स्कूल जाती थी। वही मिट्टी की खुशबू, वही नीम का पेड़ जिसके नीचे बैठकर पापा कहानियां सुनाते थे। लेकिन आज उन यादों के बीच एक चुभन थी, क्योंकि अब यहां सब कुछ बदल चुका था। गांव के लोग चुप थे। जब उन्होंने प्रियंका को देखा, कुछ ने पहचानने की कोशिश की, कुछ ने नजरें फेर लीं। वो सीधे उस पुराने घर की ओर बढ़ीं जो कभी रघुनाथ चोपड़ा का था, लेकिन अब उस घर की दीवारें नीली रंगी थीं। दरवाजे पर एक बड़ा ताला और ऊपर एक नाम, विक्रम यादव निवास। प्रियंका वहीं खड़ी रही। उसकी आंखों में कुछ भी नहीं था, न क्रोध न आंसू, बस एक ठंडी सख्त शांति, जैसे एक वॉल्केनो जो फूटने के लिए सही वक्त का इंतजार कर रहा हो। यह घर कैसे गया नीरज? उसने पूछा। नीरज ने कुछ फाइलें निकालते हुए कहा, मैडम, 4 साल पहले आपके पिताजी ने स्कूल से भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाई थी। उन्होंने कुछ बिल्डिंग फंड में घोटाले का खुलासा किया। उसके बाद ही उन्हें जबरन रिटायर किया गया। फिर एक रात घर में चोरी हुई और चोरी के नाम पर नकली कागज तैयार हुए। उन्हीं में एक जमीन का बैनामा भी था। मामला कोर्ट में गया, लेकिन आपके पापा के पास वकील के पैसे नहीं थे। केस हार गए। प्रियंका ने दीवार को छुआ। उसे लगा जैसे हर ईंट उस अन्याय की गवाही दे रही हो। और पंचायत, गांव के लोग, सब डरे हुए हैं। कोई मुंह नहीं खोलता। विक्रम का गैंग है, वो लोगों को धमकाता है। जो विरोध करता है उसका खेत जला दिया जाता है या बच्चों को स्कूल से निकालने की धमकी दी जाती है। प्रियंका ने ठान लिया, अब यह खेल खत्म होगा। शाम होते होते वो अपने पुराने स्कूल पहुंची। वहां एक वृद्ध अध्यापक मिले, शिवनाथ सर,
जो कभी रघुनाथ के सहयोगी हुआ करते थे। प्रियंका, अरे बेटा, तू तू तो अब आईपीएस बन गई। हम सबको तुम पर गर्व है। उनकी आंखों में झिझक थी। प्रियंका ने सीधा सवाल दागा। सर, जब मेरे पापा को स्कूल से निकाला गया, आपने आवाज क्यों नहीं उठाई? शिवनाथ जी चुप हो गए। फिर थकी सी आवाज में बोले, हम डरे हुए थे बेटी। विक्रम ने सबको खरीद लिया था। हमें धमकियां मिलीं। और तेरे पापा, वो अकेले थे। जो अकेला होता है उसे कुचलना आसान होता है। तो अब क्या? क्या सब चुप ही रहेंगे? अब तू आ गई है, उन्होंने कांपती आवाज में कहा। अब शायद हिम्मत लौटे। उसी रात प्रियंका ने जिला कलेक्टर से एक औपचारिक मीटिंग मांगी। अब वो अपनी असली पहचान के साथ मैदान में उतरने वाली थी। अगले दिन जिला प्रशासन दंग रह गया जब उन्हें पता चला कि गांव में जो साधारण महिला घूम रही थी वो कोई आम औरत नहीं, बल्कि आईपीएस प्रियंका चोपड़ा थीं, नई जिला पुलिस अधीक्षक। और अब वह सिर्फ एक थाने की जिम्मेदारी नहीं, न्याय की लड़ाई की कमान संभाल रही थीं। अखबार की हेडलाइन थी, आईपीएस प्रियंका चोपड़ा बेटी बनकर लौटी, अब न्याय बनकर बोलेगी। लेकिन यह सिर्फ शुरुआत थी। असली तूफान अभी बाकी था। गांव में अब खामोशी थी, लेकिन वह खामोशी उस सन्नाटे जैसी नहीं थी जो डर से उपजती है। यह वो सन्नाटा था जो तूफान के पहले फैलता है। और इस बार तूफान का नाम था आईपीएस प्रियंका चोपड़ा। पुलिस मुख्यालय में हलचल थी। नई एसपी मैडम की तैनाती की खबर चारों ओर फैल चुकी थी, लेकिन किसी को अंदाजा नहीं था कि उनका इरादा सिर्फ कानून की औपचारिक देखरेख नहीं, बल्कि एक पुराने जख्म को न्याय के मरहम से भरना था। विक्रम यादव, शहर का सबसे बड़ा बिल्डर, राजनीति में रसूखदार, कई पुलिस अधिकारियों से लेकर पत्रकारों तक की जेब गर्म करने वाला, अब अपने बंगलों में बेचैनी से चहलकदमी कर रहा था। ये औरत अचानक कहां से आई? और इतने साल बाद? उसके पीए ने डरते हुए कहा। सर, वो वही है, रघुनाथ मास्टर की बेटी। विक्रम चौंका। एक पल को कुछ पुरानी तस्वीरें दिमाग में कौंधीं। एक ईमानदार शिक्षक जो बार बार उसकी गलत डील्स के खिलाफ फाइलें भेजता था। और फिर उसकी सफाई का तरीका, फर्जी केस, बदनामी और फिर बेदखली। तब छोटी थी, अब वर्दी में लौटी है। लेकिन हमें डरने की जरूरत नहीं, उसने खुद को संभालते हुए कहा। सिस्टम हमारा है। लेकिन वो नहीं जानता था कि प्रियंका उस सिस्टम को तोड़ने नहीं, सुधारने आई है। प्रियंका ने सबसे पहले गोपनीय जांच कमेटी गठित की। उसके अंतर्गत पुराने केस, स्कूल के फंड घोटाले, जमीन विवाद और उस रात की चोरी, सब कुछ फिर से खोला गया। नीरज को विशेष जांच अधिकारी नियुक्त किया गया और इस बार गवाहों को पुलिस सुरक्षा भी मिली। एक एक करके परतें खुलने लगीं। वह रात जब कथित चोरी हुई थी, सीसीटीवी फुटेज खराब बताई गई थी, लेकिन प्रियंका ने फॉरेंसिक टीम के जरिए हार्ड ड्राइव रिकवर करवाई। उसमें साफ दिखाई दिया 4 नकाबपोश घर में घुसे, लेकिन सामान चुराने की बजाय कुछ कागज फेंकते हुए निकले। उनमें से एक की चाल प्रियंका को जानी पहचानी लगी। जरा झूम करो, प्रियंका ने कहा। नीरज ने स्क्रीन पर झूम किया। वो चाल, वो ऊंचाई, वो खास झुकाव। ये संजय यादव है, नीरज ने कहा। विक्रम का सबसे करीबी आदमी, उसके सारे धंधों का मैनेजर। अब ये वीडियो कोर्ट में जाएगा, प्रियंका बोली। लेकिन उससे पहले प्रियंका ने एक योजना बनाई, और योजना थी एक जन सुनवाई की। गांव के पंचायत भवन में खुला दरबार। आम नागरिक अपनी समस्या रख सकते थे, लेकिन इस बार सामने बैठे थे पुलिस अधीक्षक स्वयं, और कोई भी अधिकारी, सरपंच या बाहुबली बीच में नहीं आ सकता था। गांव में चर्चा गर्म हो गई। आईपीएस मैडम खुद गांव में बैठेंगी? अब तो कुछ होगा। वो विक्रम से भी नहीं डरती। जन सुनवाई का दिन आया। सादा मंच, 2 पुलिस वाले, एक कुर्सी और उस पर प्रियंका। पहली बार गांव ने पुलिस को वर्दी में नहीं, इंसान की तरह देखा। लोग आते गए। किसी की जमीन पर कब्जा, किसी का राशन कार्ड फर्जी, किसी का बेटा झूठे केस में बंद। लेकिन फिर एक बूढ़ी औरत आई, कांपते हुए हाथ में एक फाइल लेकर। उसने फाइल आगे बढ़ाई। बिटिया, ये तुम्हारे बाबूजी के कागज हैं, असली कागज, जो चोरी वाली रात से पहले उन्होंने मुझे देकर रखवा दिए थे। पूरा हॉल सन्न रह गया। प्रियंका ने फाइल खोली। जमीन का असली रजिस्ट्रेशन,
स्कूल के खर्चों की पूरी रिपोर्ट और एक चिट्ठी जो शायद उनके पिता ने उन्हें कभी देने के लिए लिखी थी, लेकिन भेज न सके। उस चिट्ठी में लिखा था, प्रियंका, जब ये तुझे मिले समझ लेना कि तेरा बाप अकेला लड़ते लड़ते थक गया है, लेकिन तू मत थकना। न्याय के रास्ते पर कांटे जरूर होते हैं, पर जब बेटी वर्दी पहनती है तो रास्ते खुद झुक जाते हैं। प्रियंका का चेहरा सख्त था, लेकिन आंखें भीग चुकी थीं। अब प्रियंका ने अगला कदम उठाया। विक्रम यादव को पूछताछ के लिए बुलावा भेजा गया। यह सिर्फ एक औपचारिक बुलावा नहीं था, ये एक संदेश था। अब पुलिस तुम्हारी जेब में नहीं है, अब न्याय की गद्दी पर तुम्हारे पाप की गूंज सुनाई दे रही है। विक्रम आया, अपने पूरे काफिले के साथ, काले चश्मे और मुस्कुराते चेहरे में छिपी घबराहट के साथ। लेकिन प्रियंका ने सीधे आंखों में देखा और कहा, तुम्हारी हंसी इस बात की गवाही है कि तुमने बहुत कुछ छुपाया है, लेकिन मैं तुम्हें बताना चाहती हूं, मैं सिर्फ एक बेटी नहीं, एक अफसर भी हूं, और कानून अब तुमसे एक एक जवाब मांगेगा। गांव में अब हवा बदल रही थी। लोग बोलने लगे थे। स्कूल के पुराने स्टाफ, जिनका ट्रांसफर जबरन हुआ था, उन्होंने गवाही देने की हिम्मत दिखाई। फर्जी केस में फंसाए गए 2 युवक बाहर आए और बोले, हमें विक्रम के कहने पर झूठ बोलना पड़ा था, हमें माफ कर दो। प्रियंका ने सबको माफ नहीं किया, लेकिन सबको न्याय का वादा जरूर दिया। अब एक एक करके वो पत्थर हट रहे थे जिनसे दबकर उसका पिता घुटता रहा। लेकिन अभी सबसे बड़ा कदम बाकी था, कानूनी मोर्चा। गांव में धीरे धीरे मौसम बदल रहा था। हवा में अब सिर्फ धूल नहीं थी, बल्कि उम्मीद का एहसास था। जिन लोगों ने सालों तक अन्याय को नियति मानकर चुप्पी ओढ़ ली थी, वो अब धीरे धीरे बोलने लगे थे। जिनके दिलों में डर गूंजता था, वहां अब प्रियंका की मौजूदगी एक ढाल बन गई थी। लेकिन इस बदलाव को मुकम्मल होने के लिए सिर्फ भावनाएं नहीं, कानून की ठोस नींव चाहिए थी। जैसे ही केस की फाइलें मुकम्मल हुईं, प्रियंका ने एक बड़ा कदम उठाया। विक्रम यादव के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई। आरोप जमीन हड़पना, फर्जी कागजात तैयार करना, सरकारी कर्मचारी को मानसिक प्रताड़ना देना और संगठित अपराधों के संचालन में लिप्त रहना। केस की प्रकृति प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट और गैंगस्टर एक्ट के अंतर्गत दर्ज हुई। विक्रम के चेहरे से पहली बार मुस्कान गायब हुई। अब वो फोन उठाता था, पर कोई विधायक या मंत्री कॉल नहीं उठाता था। जिन पत्रकारों ने उसकी तारीफों के पुल बांधे थे, वे अब खामोश थे। कानून अब उसकी तरफ नहीं, उसके खिलाफ खड़ा हो गया था, और उस कानून की तलवार थामे थी प्रियंका चोपड़ा। लेकिन लड़ाई आसान नहीं थी। प्रियंका को जांच की मंजूरी मिली, लेकिन कोर्ट ने विक्रम को 3 दिन की अग्रिम जमानत दे दी। उसने मीडिया में आकर कहा, यह सब व्यक्तिगत बदला है। आईपीएस मैडम का परिवार मेरे खिलाफ है, इसलिए मुझे निशाना बनाया जा रहा है। इस बयान ने मीडिया को 2 हिस्सों में बांट दिया, कुछ समर्थन में, कुछ विरोध में। लेकिन प्रियंका शांत रही। उसने कैमरों से कुछ नहीं कहा, उसने अदालत में जवाब दिया। कोर्ट की पहली सुनवाई का दिन। प्रियंका वर्दी में नहीं, वकीलों के पीछे बैठी थीं, लेकिन उसकी मौजूदगी ही विरोधियों के पसीने छुड़ा रही थी। सरकारी वकील ने कागजों का पुलिंदा पेश किया, जमीन का असली नक्शा, रघुनाथ चोपड़ा का स्कूल रिकॉर्ड, उनके ट्रांसफर और रिटायरमेंट से संबंधित दस्तावेज, सीसीटीवी फुटेज और सैकड़ों पन्नों की गवाहियों की प्रतिलिपियां। जज ने चश्मा उठाते हुए पूछा, इन फर्जी कागजों पर साइन करने वाले अधिकारी अब कहां हैं? सरकारी वकील ने कहा, कुछ निलंबित हैं, कुछ ट्रांसफर हो चुके हैं, लेकिन एक ने न्यायालय में स्वीकार किया है कि उन पर विक्रम यादव का दबाव था। कोर्ट में सन्नाटा छा गया। विक्रम की टीम ने बचाव में बहुत कोशिश की, उसे राजनीतिक साजिश बताया, प्रियंका की निजी भागीदारी का मुद्दा उठाया। प्रियंका कोर्ट की इजाजत से खुद खड़ी हुई। महोदय, अगर मेरी व्यक्तिगत भागीदारी को आधार मानकर केस को पक्षपाती कहा जाए, तो फिर उन हजारों मामलों को क्या कहें जो पुलिस वालों ने अपनी मां, बहन, पिता के लिए लड़े हैं? हां, यह सच है कि पीड़ित मेरे पिता हैं, लेकिन क्या यह झूठ है कि उनके खिलाफ गलत हुआ? जज ने कुछ क्षण प्रियंका को देखा, फिर बोले, इस न्यायालय को भावना नहीं, प्रमाण चाहिए, और यदि प्रमाण सशक्त हों
तो भावना को न्याय में बाधा नहीं माना जा सकता। सुनवाई स्थगित हुई, लेकिन अदालत में सब समझ गए थे। अब सत्य ने बोलना शुरू कर दिया है। शाम को प्रियंका जब होटल लौटी तो देखा बाबूजी चाय पी रहे थे, लेकिन आज उनके चेहरे पर थोड़ा रंग था। वो मुस्कुरा रहे थे, जैसे जिंदगी की एक पुरानी रोशनी वापस लौट आई हो। आज कोर्ट में तुम्हारी बात सुनी, उन्होंने धीमे से कहा। प्रियंका ने मुस्कुराकर सिर झुकाया। आपकी लड़ाई है बाबूजी, मैं सिर्फ आपकी आवाज बनी। रघुनाथ ने कहा। जब बेटी आवाज बनती है तो वो सिर्फ अपने बाप के लिए नहीं, पूरे समाज के लिए गूंजती है। उसी रात एक अनजान फोन आया। प्रियंका ने उठाया। मैडम, मैं बोल रहा हूं रमेश, नगर पालिका में काम करता हूं। मेरे पास वो असली फाइलें हैं जिनमें दिखता है कि कैसे विक्रम यादव ने आधे शहर को ब्लैकमेल कर कब्जा किया। तुम कहां हो? मैं डरा हुआ हूं मैडम, लेकिन आपको देखकर अब हिम्मत कर रहा हूं। प्रियंका ने कहा। डरो मत, कल सुबह तुम मेरे ऑफिस आओ। तुम्हारी सुरक्षा की जिम्मेदारी मेरी है। अब कहानी ने मोड़ ले लिया था। यह सिर्फ एक शिक्षक की जमीन की लड़ाई नहीं थी, ये अब सिस्टम के गंदे गटर को खोलने की शुरुआत बन गई थी। विक्रम अब अलग अलग नेताओं से मदद मांग रहा था, कुछ पुराने अफसरों को बुला रहा था, लेकिन सब दरवाजे बंद हो रहे थे। और फिर एक दिन एक चौंकाने वाली बात हुई। प्रियंका के होटल के कमरे में किसी ने चोरी की कोशिश की। सिर्फ लैपटॉप चोरी हुआ, और वो भी वही जिसमें केस से जुड़ी सभी रिपोर्ट्स थीं। लेकिन प्रियंका इसके लिए तैयार थीं। फाइलें पहले ही क्लाउड पर अपलोड थीं, और उस चोरी की सीसीटीवी में जो चेहरा कैद हुआ वो कोई और नहीं, विक्रम यादव का सगा भांजा था। अब प्रियंका के पास सिर्फ गवाही नहीं, क्राइम इन प्रोग्रेस का ठोस सबूत था। अब अगली सुनवाई में क्या होगा? क्या विक्रम गिरफ्तार होगा? क्या पूरी गैंग एक्सपोज होगी? प्रियंका तैयार थी, वर्दी पहन चुकी थी, और अगला कदम होगा सीधे न्याय की अदालत में, जहां रिश्ता नहीं, सिर्फ सच सुना जाएगा। कोर्ट के गलियारों में गूंज रही थी वो आवाज, अब कानून बिकेगा नहीं, बोलेगा। आईपीएस प्रियंका चोपड़ा का नाम अब सिर्फ गांव में नहीं, पूरे जिले में गूंज रहा था। विक्रम यादव, जो कभी हर सरकारी दफ्तर में सिर उठाकर चलता था, अब सिर झुकाए रणनीति बना रहा था। जेल जाने से पहले कैसे खुद को राजनीतिक प्रताड़ना का शिकार साबित किया जाए। लेकिन प्रियंका को न झूठा प्रचार रोक सकता था, न ही सफेद पोशों की चालें। अब मामला गंभीर मोड़ पर आ चुका था। गिरफ्तारी की संस्तुति तैयार थी, अदालत के पास सबूत थे। चोरी की सीसीटीवी फुटेज, विक्रम के भांजे की गिरफ्तारी, जमीन हड़पने के असली दस्तावेज, शिक्षा विभाग से फर्जी रिटायरमेंट रिपोर्ट की पुष्टियां, और सबसे जरूरी, जनता का समर्थन। कोर्ट ने जैसे ही गिरफ्तारी की अनुमति दी, प्रियंका ने खुद ऑपरेशन का नेतृत्व किया। रात के 2 बजे शहर की सबसे आलीशान कॉलोनी, गेट पर तैनात निजी सुरक्षा, सीसीटीवी से सजी दीवारें, लेकिन इस बार पुलिस के साथ चल रही थी आईपीएस प्रियंका चोपड़ा की निर्भीक सादगी और न्याय का वारंट। कॉलोनी वालों को उठाने की जरूरत नहीं, काम खामोशी से होगा, प्रियंका ने टीम से कहा। उन्होंने गाड़ी अंदर घुसाई। जब विक्रम ने दरवाजा खोला, वो एक नीली नाइट ड्रेस में था। आंखों में थकावट और चेहरे पर घबराहट साफ थी। क्या है? आपके नाम गिरफ्तारी वारंट है विक्रम यादव, भ्रष्टाचार, दस्तावेज फर्जीवाड़ा, संगठित अपराध और सरकारी अधिकारी को मानसिक उत्पीड़न के आरोप में। तुम मुझे गिरफ्तार नहीं कर सकती, वह चीखा। तुम्हें नहीं पता मैं कौन हूं, प्रियंका ने सर्द स्वर में कहा। मुझे पता है, तुम वही हो जिसने मेरे पिता की इज्जत छीनी थी। अब वही बेटी तुम्हारी आजादी छीन रही है, कानून के जरिए। हथकड़ी लाओ। विक्रम के हाथों में जब लोहे की हथकड़ी पड़ी तो उसका घमंड जैसे चूर चूर हो गया। पहली बार वो मीडिया कैमरों से भागता दिखा, न कि उनकी ओर मुस्कुराता। अगली सुबह अखबारों में सुर्खियां थीं, आईपीएस प्रियंका चोपड़ा की कार्रवाई, बाहुबली विक्रम यादव गिरफ्तार, शिक्षक की बेटी बनी सिस्टम का सबसे बड़ा जवाब। अब न रिश्ता देखेगा कानून, न रसूख। प्रियंका थाने पहुंची तो लोग तालियां बजा रहे थे। कुछ आंखों में आंसू थे, कुछ चेहरों पर गर्व। वहां खड़ा था वह लड़का जो 6 साल पहले झूठे चोरी के केस में बंद किया गया था। मैडम, बाबूजी कहते थे भगवान सबका हिसाब करता है। लगता है भगवान ने वर्दी पहन ली है। प्रियंका मुस्कुरा दी। लेकिन कहानी यहीं नहीं रुकी।
गिरफ्तारी सिर्फ शुरुआत थी। अब जरूरत थी न्यायिक सजा की। कोर्ट में मुकदमा शुरू हुआ। विक्रम के वकील ने आखिरी कोशिश की। माननीय न्यायालय, इस केस की जांच और कार्यवाही पूरी तरह व्यक्तिगत और भावनात्मक रही है। पुलिस अधीक्षक स्वयं इस केस से जुड़ी हैं, इसलिए निष्पक्षता संदेह में है। प्रियंका उठी, सीधे न्यायाधीश को देखा। यदि यह केस व्यक्तिगत होता तो मैं गोली चला सकती थी, केस नहीं चलाती। यदि यह भावनात्मक होता तो कानून का रास्ता छोड़कर प्रतिशोध चुनती। लेकिन मैंने हर कदम सिर्फ एक अफसर की तरह उठाया है, जिसने अपने पिता के लिए नहीं, हर उस पिता के लिए लड़ा है जिसकी आवाज दबा दी जाती है। पूरा कोर्ट सन्न था। जज ने अंततः आदेश सुनाया। विक्रम यादव दोषी है, उसे 14 साल की कठोर सजा सुनाई जाती है। न्यायालय यह भी आदेश देता है कि रघुनाथ चोपड़ा की जमीन तुरंत बहाल की जाए और उन्हें औपचारिक रूप से शिक्षा विभाग से माफी पत्र दिया जाए। जब प्रियंका पापा को लेकर पुराने घर लौटीं, तो नीली दीवारों के नीचे झुकी हुई धूप उन्हें जैसे गले लगाने आई। पापा ने घर की देहरी पर माथा टेका। तू मेरी बेटी नहीं है, तू मेरा सम्मान है। प्रियंका ने उनके कंधे पर हाथ रखा। और आप मेरी प्रेरणा। गांव के उसी स्कूल में अब एक नई पट्टिका लगी थी। रघुनाथ चोपड़ा सभागार, जिसकी ईमानदारी को झुकाया गया था, पर उसकी बेटी ने फिर से सीधा खड़ा किया। लेकिन प्रियंका की कहानी यहीं खत्म नहीं होती। एक न्याय मिला, पर अब लक्ष्य था पूरा सिस्टम बदलना। रघुनाथ चोपड़ा का घर अब फिर से घर बन चुका था। दीवारें अब शर्म से नहीं, गर्व से रंगी थीं। दरवाजे अब डर से नहीं, सम्मान से खुले थे। लेकिन प्रियंका को पता था, यह जीत व्यक्तिगत नहीं थी। यह तो एक इशारा था उस बड़े बदलाव का, जिसकी शुरुआत उसने अपने गांव से की थी। विक्रम यादव जेल में था, लेकिन सिस्टम में अब भी कई विक्रम जैसे लोग जिंदा थे, मुस्कुराते हुए, सत्ता की आड़ में बैठकर न्याय का सौदा करते हुए। प्रियंका ने ठान लिया था, अब बस एक गांव नहीं, पूरा प्रदेश बदलेगा। विधानसभा से धमकियां आने लगीं। कुछ नेताओं ने प्रियंका के खिलाफ झूठे आरोप लगाए। वो अफसर नहीं, बदले की भावना से काम कर रही है। उसके फैसले राजनीति से प्रेरित हैं। सरकारी अफसरों को इस तरह हीरो नहीं बनना चाहिए। लेकिन प्रियंका ने जवाब प्रेस कॉन्फ्रेंस में नहीं, अपने काम से दिया। 1 महीने में 14 फर्जी जमीन कब्जे के केस खोले गए। 9 घूसखोर अफसर सस्पेंड हुए, 3 दबंगों की संपत्ति जब्त हुई और 300 प्लस शिकायतों का निष्पादन हुआ। वो भी खुले दरबार में। गांव के लोग अब कहते, पहले थाने में सुनवाई नहीं होती थी, अब घर तक पुलिस मदद करने आती है। प्रियंका ने पुलिसिंग को डर का नहीं, भरोसे का चेहरा बना दिया। प्रियंका ने पूरे जिले में एक नई योजना शुरू की। हर महीने एक गांव में एक दिन के लिए थाना और एएसपी ऑफिस लगाना। वर्दीधारी अफसर आम लोगों के बीच बैठते, शिकायतें सुनते और वहीं तत्काल कार्रवाई होती। यह सिर्फ कानूनी प्रक्रिया नहीं थी, यह सिस्टम को इंसान बनाने का प्रयास था। रघुनाथ चोपड़ा भी एक दिन बेटी के साथ मंच पर बैठे। उनकी आंखों में गर्व के आंसू थे। उन्होंने माइक पर बस एक वाक्य कहा, मेरी बेटी ने साबित कर दिया, वर्दी पहनना सिर्फ नौकरी नहीं, संकल्प है। लेकिन फिर एक धमाका हुआ। एक पत्रिका ने स्टिंग ऑपरेशन चलाया, जिसमें जिले के ही एक वरिष्ठ नेता और कुछ अफसर एक मीटिंग में प्रियंका के खिलाफ साजिश करते पाए गए। वो लोग उसे ट्रांसफर करवाना चाहते थे, बदनाम करना चाहते थे। कुछ घटनाएं प्लान की जा रही थीं, जिससे प्रियंका को फ्रेम किया जाए। प्रियंका को जैसे ही इसकी सूचना मिली, उन्होंने तुरंत डीजीपी को गोपनीय रिपोर्ट भेजी और सारी रिकॉर्डिंग सीबीआई को सौंप दी। 2 दिन बाद मुख्यमंत्री का बयान आया, आईपीएस प्रियंका चोपड़ा प्रदेश की प्रेरणा है। ऐसे अफसरों की हमें जरूरत है, न कि उनका ट्रांसफर। अब प्रियंका सिर्फ एक जिले की एसपी नहीं थी, वो बन चुकी थी एक सिस्टम की उम्मीद। पिता पुत्री का आखिरी संवाद इस अध्याय का सार था। रात को छत पर बैठे रघुनाथ बोले, बेटा, क्या अब तुम थक नहीं गई हो? प्रियंका मुस्कुराई, बाबूजी, जब तक किसी भी लड़की के पिता को सिर झुकाकर नहीं, सिर उठाकर जीने का हक नहीं मिल जाता, तब तक मेरी थकान आराम नहीं मांगती, काम मांगती है। उन्होंने पिता का हाथ थामा।
आपका अपमान सिर्फ एक केस नहीं था, वो चेतावनी थी उस सिस्टम को जो सोचता था कि बेटियां सिर्फ सहती हैं। अब बेटियां सुनती नहीं, गूंज बनकर लौटती हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करना बिल्कुल न भूलें। आपका एक लाइक हमें और बेहतरीन कंटेंट बनाने की प्रेरणा देता है। इस वीडियो को अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें। हो सकता है यह वीडियो किसी की मदद कर सके। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हम आपके लिए ऐसी ही जबरदस्त जानकारी लाते रहते हैं। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आपको हमारी हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन मिले। हम पूरी कोशिश करते हैं कि आपको बेहतरीन कंटेंट दें। आपके सुझाव हमारे लिए बेहद खास हैं। कमेंट में हमें जरूर बताएं कि आपको यह वीडियो कैसा लगा। इस वीडियो को देखने के लिए आपका दिल से धन्यवाद। आप हमारे लिए सिर्फ दर्शक नहीं, परिवार हैं। हमारा मकसद सिर्फ जानकारी देना नहीं, बल्कि आपके जीवन में सकारात्मक बदलाव लाना है। इसलिए वीडियो को पूरा देखें और सीखें। कुछ नया करने का जज्बा हमेशा बनाए रखें। कभी हार मत मानिए, क्योंकि हार के बाद ही जीत होती है। मेहनत करते रहिए और खुद पर भरोसा रखिए। हर दिन कुछ नया सीखिए और दूसरों को भी सिखाइए। इसी सोच के साथ हम आपसे विदा लेते हैं। अगली वीडियो में फिर मिलेंगे नई जानकारी और नए जोश के साथ। तब तक खुश रहें, सुरक्षित रहें और सीखते रहें। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय